नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल के विषय में। प्राक ऐतिहासिक काल यानी उस ऐतिहासिक काल को कहते हैं जिसकी हमें किसी तरह की कोई लिखित जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है और मानव के द्वारा सबसे अधिक समय जो है प्राक ऐतिहासिक काल में ही अभी तक बिताए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहासकारों ने समय को देखते हुए 3 कालखंडों में इतिहास को विभाजित किया। एक प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सब पुरा पाषाण काल को देखते हैं, नव मध्य पाषाण काल को देखते हैं और नव पाषाण काल को देखते हैं। लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर हम सब 3000 ईसा पूर्व तक की किसी किताबों में 4000 ईसा पूर्व तक के आपको जो है काल को किस में रखा गया है, तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। मानव के द्वारा इसी काल में अग्नि का आविष्कार किया गया। मानव ने इसी कालखंड में आपको कृषि का आविष्कार किया। मानव ने इसी कालखंड में पहिए का आविष्कार किया। इसी कालखंड में ज्ञानी मानव का उद्भव हुआ जिन्हें हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। इसी कालखंड में कृषि के भी प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ आपको जो है कि इस कालखंड में मानव के द्वारा आपको जो है कि तांबा का खोज किया गया, जौ की खेती की गई। तो ये सारी जानकारियां आपको जो है हम लोग कहाँ एकत्रित करेंगे, देखेंगे तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखेंगे। आइए हम सब प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि इन कालखंडों में कौन कौन से कार्यकलाप या क्रियाकलाप मानव के द्वारा किया गया, ठीक ना। तो मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को या कहां से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें साक्ष्यों के आधार पर इसे जानने का हम सब प्रयास करेंगे। चूंकि इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते और लिखित प्रमाण के अभाव में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कालखंड में ये गतिविधियां हुई होंगी और अलग अलग कालखंडों के अलग अलग विद्वानों के द्वारा समय समय पर आपको जो है कि खोज की गई। उन्हीं खोजों के आधार पर हम लोग इन्हें कालखंडों के रूप में विभाजित किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आपको जो है कि प्राक ऐतिहासिक काल के विषय में हम लोग थोड़े बहुत प्रश्नों के माध्यम से जो आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रश्नों के सहारे देखने का एक शानदार प्रयास किया जाएगा। आइए हम सब देखें तो ये हमारे संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स बेटा संचालित है और ये कोर्स है आपको जो है हिंदी इंडिविजुअल का शानदार तरीके से 999 रुपए में हिंदी इंडिविजुअल के क्लास आपको मिलेंगे। हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है और शानदार तरीके से इसे आप पढ़िए। यूपी टेट के बैच ये भी आपको 999 रुपए में, और यूपी टेट उन लोगों के लिए है बेटा जिन्होंने बीएड या बीटीसी की परीक्षाओं को पास कर लिया है और प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको जो है ये है। और जब आपको यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं तो सुपर टेट आपको होगा, यूपी सरकार के द्वारा लिया जाता है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है और ये कोर्स हमारे संस्था के द्वारा 1799 रुपए में आपको संचालित है। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपको जो है 1499, आरओ का बैच 2499 और यूजीसी नेट आपको जो है 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। कोई परेशानी हो तो 7007734525 पर आप कॉल कर सकते हैं और समस्या का निराकरण कर सकते हैं, ठीक ना। किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो इस पे कॉल जरूर लगाएं। देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी में प्राप्त होते हैं, यानी मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम किस नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, यह प्रश्न पूछा है। गंगा घाटे, यमुना घाटे, नर्मदा घाटे या ताप्ती घाटे, किस घाटी से आपको प्राप्त होता है, यही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक ना। तो जल्दी से फटाफट एक बार शानदार तरीके से, हाँ जी, सभी का जवाब जो है शानदार तरीके से आ रहा है और नर्मदा घाटी जो है
इसी यहीं से आपको जो है सर्वप्रथम जानकारी मिलती है, ये नर्मदा घाटी से आपको प्राप्त होती है, ठीक ना। तो ये नर्मदा घाटी और बेलन घाटी भी है, ठीक ना। बेलन घाटी, इन दोनों घाटियों से आपको जो है जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। मानव के सबसे प्राचीनतम प्रमाण बेलन घाटी, ये कहाँ है, तो ये मिर्जापुर में है, ठीक ना। मिर्जापुर यूपी में, मिर्जापुर प्लस इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आपको बेलन नदी बहती है। तो इसी क्षेत्र में आपको जो है मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलते हैं। नर्मदा घाटी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक ना। मध्य प्रदेश में आपको जो है कि नर्मदा घाटी है, ये बातें आप याद रखो। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्राक ऐतिहासिक महत्व को खोजा। यानी भीमबेटका की गुफा, ये बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां है, तब क्या जवाब देंगे, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है, रायसेन मध्य प्रदेश, ठीक ना। एमपी के रायसेन में आपको ये स्थित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये आपको जो है कि किसने खोजा, तो बताइएगा वीएस वाकणकर के द्वारा इसकी खोज सर्वप्रथम की गई। भीमबेटका से आपको जो है पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। यहां से तीनों, यहीं से ये सबसे प्राचीनतम शैल चित्रित चित्रकारी के प्रमाण आपको कहां मिलते हैं, तो भीमबेटका से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहां से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्राक ऐतिहासिक काल का वह कौन सा स्थल था जहां से आपको जो है जीवन के प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा, कालीबंगा, सुतका गिंडोर या मेहरगढ़। एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब जवाब दे रहे हैं। आप बताइएगा कि ये मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक ना, बलूचिस्तान में ये स्थित है। यहीं से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। यहीं से आपको जो है जौ एवं गेहूं के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। यहीं से पशुपालन का भी प्रमाण आपको प्राप्त होता है। तो ये सभी स्थायी जीवन के प्रमाण आपको जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। गर्तावास, यानी गर्तावास राखीगढ़ी से गुम्फ कराल, ठीक ना, ये फ होगा, गुम्फ कराल, ठीक ना। गुम्फराल की गुफा आपको जो है तो यही आपको सही होगा, ये याद रखिएगा। ये कहां है, तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में आपको ये स्थित है, ये बात याद रखिएगा। यही इसी के बगल में एक बुर्ज होम भी है, ठीक ना, बुर्ज होम। ये बुर्ज होम से भी आपको प्रमाण मिलते हैं। इसी स्थान से कुत्ते के साथ आपको मानव के दफनाए जाने की साक्ष्य, ठीक ना, कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने की साक्ष्य, दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये याद रखिएगा। ये आपको बुर्ज होम, ये भी जम्मू कश्मीर में है, JNK में है, ये आप याद रखिए JNK में है। ये महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन संलग्न है, किसके अंतर्गत काम करता है। ये संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मानव विकास मंत्रालय किसके अधीन काम करता है। तो बताइएगा कि आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
इसकी यदि स्थापना की बात की जाए, स्थापना ना, तो 1861 ईस्वी में कनिंघम महोदय के द्वारा किया गया। कनिंघम, ठीक ना। और कनिंघम को इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये बात कनिंघम महोदय को, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन बेटा काम करता है। किसके अधीन? संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ये बात भी आप सब याद रखे चलो, देखते चलो। नेक्स्ट देखो, मानव, आपको जो है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः क्या कहा गया? उसे सामान्यतः होमिनिड के रूप में कहा गया, पिथैकेंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपकस के रूप में, इयोनथ्रोपस के रूप में। तो बताइएगा उसे आपको जो है पिथैकेंथ्रोपोनस के रूप में इन्हें जाना गया। तो ये आप याद रखो, इन चीजों को शानदार तरीके से आप याद करते चलो। पिथैकेंथ्रोपस, ठीक ना, ये आप याद रखो। नेक्स्ट, शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से महत्वपूर्ण आपको किताबें लिखी गई हैं, जिनमें अपने हिंदी 299 रुपए में हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आप वीडियो की शानदार क्लासेस किताबें ले सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट बेटा फ्री में है, इसका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट को लीजिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए। पेट कम्बो बुक 350 रुपए में आपको मिलेगा। इसके साथ में प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, ये भी आप याद रखिए। ये किताब 300 में, 175 में ये हिंदी की आरो की हिंदी की बुक है, ठीक ना। इसमें आपको 6 चैप्टर है और 6 चैप्टरों में आपको 500 से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको जो है क्वेश्चन ईच चैप्टर यानी प्रत्येक चैप्टर से आपको जो है दिया गया है, ये बात याद रखिए। प्रत्येक आपको जो है अध्याय से या चैप्टर से। ये आप याद रखो, ठीक ना। नेक्स्ट, प्राक ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहां अवस्थित है? तो अभी ही मैंने बताया कि मेहरगढ़ बेटा पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। इसे बलूचिस्तान का कटोरा कहकर भी संबोधित किया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए, इसे बलूच का कटोरा भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति, जिसे आपको जो है कि मालवा संस्कृति से, जरबो संस्कृति से, कायथा संस्कृति से या आहार संस्कृति से, ये कहां से आपको प्राप्त हुआ है? तो यह आपको प्रश्न पूछा गया है, किस सभ्यता से आपको जो है प्राप्त हुआ है, ठीक ना। चलिए जल्दी से एकदम फटाफट, ठीक। सबसे अधिक बच्चों के समाधान किससे मिले हैं? तब आप क्या जवाब देंगे? मालवा संस्कृति। ये जरबो संस्कृति से, ठीक ना। जरबो संस्कृति से सबसे अधिक समाधान के प्रमाण मिले हैं, ये बात आप याद रखिए। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं? तो वह बुर्ज होम से। कहां से? बुर्ज होम से ये मानव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के प्रमाण भी आपको बुर्ज होम है। यहां से भी गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। यहां से आपको पशुपालन का भी प्रमाण मिला है, पशुपालन का प्रमाण मिला, यहां से कृषि का भी प्रमाण मिला है, ठीक ना। तो ये सब बातें आप याद रखिए। बुर्ज होम ये कहां है? तो जम्मू कश्मीर में JNK में आपको जो है ये बुर्ज होम स्थित है। नेक्स्ट, नवादा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? KD वाजपेयी के द्वारा या BS काकड़कर के ने या HD संकालिया ने या मार्टिन व्हीलर ने? तब आप बताइएगा कि नवादा टोली का उत्खनन जो है बेटा ये HD संकालिया के द्वारा किया गया। HD संकालिया महोदय ने ही नवादा टोली का आपको उत्खनन किया।
भीमबेटका गुफा कहां स्थित है? मैंने बताया कि भीमबेटका गुफा जो है यहीं से मानव के प्रथम शैल चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? शैल चित्रकारी के, आपको चित्रकारी के चित्र के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। इसमें आपको हिरण है, गेंडा है, ठीक ना, गेंडा है, भैंसा है, ये भैंसा है, आपको जो है शेर है, ये सभी आपको चित्र यहाँ पे मिलेंगे और ये रायसेन में है, ये बात भी आप याद रखिए। पीछे मैंने बताया यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं, यानी तीनों प्राक ऐतिहासिक संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाणकालीन, कांस्ययुगीन और लौहयुगीन ये त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो थॉमसन महोदय के द्वारा। ये आईएएस में प्रश्न पूछा है, ठीक ना। थॉमसन महोदय के द्वारा पहली बार कोपेनहेग संग्रहालय में प्राप्त वस्तुओं को इन तीन आधारों पर आपको पाषाण काल, कांस्ययुगीन और लौहयुगीन काल के रूप में विभाजित किया गया है। तो ये शानदार आप प्रश्न कर सकते हैं, इसे गलती नहीं होने के चांस न के बराबर है। आरो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है। मात्र 2499 रुपए में हमारी संस्था आपको ये उपलब्ध कराती है। इसे आप जरूर से पढ़िए। आशा उम्मीद है कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक ना। तो जरूर से आरो लंबी वैकेंसी आने वाली है। लगभग आपको आशा उम्मीद यही बताया जा रहा है। आयोग के द्वारा जो गुप्त सूचनाओं से यह ज्ञात हो रहा है कि लगभग 500 से अधिक सीटें रहेंगी। कुछ जगहों पे तो कह रहे हैं कि 1000 तक रहेगी, लेकिन संभावना कम है, ठीक ना। तो ये 500 से 1000 के बीच में आपको सीटों की संख्या रहेगी। निम्नलिखित में से फलक संस्कृति किसे कहते हैं? निम्न पुरापाषाण काल को, उच्च पुरापाषाण काल को, मध्य पुरापाषाण काल को या हड़प्पा पुरापाषाण काल को किसे कहते हैं? ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सोहन संस्कृति, ठीक ना, इसे सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये आपको सोहन और उसके सहायक नदियों के इर्द गिर्द पाए जाने के कारण इसे सोहन संस्कृति कहा गया है, ठीक ना। जबकि दक्षिण भारत में इस संस्कृति को मद्रासियन संस्कृति के रूप में इसे जाना गया। और ये कहां पाया गया? तो ये उत्तर भारत में, ठीक ना। और ये दक्षिण भारत में इसे मद्रासियन संस्कृति के रूप में जाना गया। और यहीं पे रॉबर्ट बुशफुट के द्वारा पल्लवरम नामक स्थान से पहली खुदाई की गई थी और यहीं से आपको हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। वहीं बात की जाए आपको मध्य पुरापाषाण काल को, तो इसे ही हम लोग फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलक संस्कृति इसे ही कहते हैं, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फलक क्यों कहते हैं? तो इस समय त्रिविमीय प्रकार के औजार बनाए जाने लगे थे, यानी इस तरह के औजार जो है मानव के द्वारा त्रिविमीय औजार बनाए जाने लगे। और इसे ही, चूंकि इसमें देखो फलक है ना, 1 2 3, ये 3 फलक आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो त्रिविमीय आपको बनाए जाने लगे, तो इस रूप में आप इसी कारण। नेक्स्ट देखो, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला बेटा संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। कहां से? संगनकल्लू नामक स्थान से राख का टीला आपको प्राप्त हुआ है। ये बात आप याद रखिए शानदार तरीके से। संगनकल्लू जवाब दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं मानेगा, ठीक ना। ये संगनकल्लू। नेक्स्ट, निम्न में से किस मध्यकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों के आपको माला, यानी मृग के सिंह जो होता है, सिंह, ठीक ना, उसके छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? दमदमा से, महदहा से, सराय नाहर से या पटना से? तब आप क्या जवाब देंगे? तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हार्ड है, ठीक ना। हार्ड शायद मैंने बताया भी नहीं था, ये आप याद रखिएगा और गलतियां आप सब करेंगे। महदहा से आपको जो है मृग सिंह के छल्लों के प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं, ये बात आप याद करते चलिए।
नेक्स्ट देखिए, ताम्र पाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर आपको किस प्रकार दफनाते थे? तो ये आपको जो है दो प्रकार की संस्कृति थी, उत्तर से दक्षिण दफनाने के और एक दक्षिण से उत्तर की ओर भी थी। तो ये यहाँ के लोग जो थे, जैसे वर्तमान में आपको दफनाया जाता है, यानी सर उत्तर की दिशा में और पैर दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, तो उसी दशा में आपको जो है लिटाते थे। ये बात आप याद रखिए, ठीक ना। मृतकों का सर जो था फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर लगाया जाता था। आज भी यही परंपरा है आपको दफनाने की, कि उत्तर की ओर आपका जो है कि सर रहेगा और दक्षिण का ओर पैर रहेगा, क्योंकि यमराज का निवास स्थान दक्षिण में माना जाता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज हुई? ये पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज आपको कहां हुई थी? ये दायमाबाद में, मिर्जापुर में, पल्लवरम में, सोहन घाटी में। तब आप क्या जवाब देंगे? तो पहली बार पुरापाषाणिक संस्कृति के कलाकारी के साथ यहीं पे हैंड एक्स मिलता है ना, हैंड एक्स कुल्हाड़ी की जानकारी आपको कहां मिलती है? पहले तो पल्लवरम में। और इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा आपको इसकी खोज की गई थी, फ्रूट के द्वारा। और ये क्या थे? तो एक जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट के रूप में इन्हें जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने ही पुरापाषाण कालीन संस्कृति के, पुरापाषाणिक संस्कृति के जनक के रूप में रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाना जाता है, ठीक ना। रॉबर्ट ब्रूसफुट यानी पुरापाषाणिक संस्कृति के जनक के रूप में इन्हें हम सब जानेंगे, याद रखिएगा। पुरापाषाणिक संस्कृति के जनक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? तो ये आपको जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहला उत्खनन कहां किया? तो मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर इनके द्वारा आपको जो है पहला किया गया उत्खनन। चालकोलिथ युग को क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि पुरापाषाण युग की समाप्ति के बाद ताम्र पाषाणिक युग आपको प्रारंभ हुआ, और ताम्र पाषाणिक युग को ही चालकोलिथ के द्वारा नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग काथा संस्कृति, जरबो संस्कृति, इनाम गांव आपको जो है कि क्या नाम है, बड़ा अच्छा है, अभी पीछे था भाई, राजस्थान में कुछ, इसके राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आपको जो है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बहुत ज्यादा प्रमाण मिलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है। ये आपको जो है 1499 रुपए में यूपी पुलिस का बैच है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो युवा 18 से 22 वर्ष के हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, और आप जरूर से बैच को परचेज करिए, पढ़िए। देखिए, गैरिक मृदभांड जिसे ओसीपी का नामकरण हुआ, ये आपको गैरिक मृदभांड पात्र कहां से प्राप्त हुए? तब आप बताइएगा कि गैरिक मृदभांड आपको जो है ये हस्तिनापुर से, अहिच्छन्न से, नोह से, लाल किला से। देखूं जरा सा आप सबका जवाब या सेंस कितना आप सबका सही है। तो सही को सही लगाइए, आप गलतियां कर रहे हैं, सारे लोगों का गलत है। ये हस्तिनापुर से आपको जो है गैरिक मृदभांड पात्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। शायद अभी पीछे मैंने बताया मेहरगढ़, वो स्थल आपको मेहरगढ़ है। बुर्ज होम कहाँ है? तो ये आपको जो है जम्मू कश्मीर में है, कई बार बताया। कुलडीहवा कहाँ है? प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और आपको लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ये बात भी आपको याद होगा, ठीक ना। तो मेहरगढ़ ये कहाँ है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो ये आप याद रखो, ये महत्वपूर्ण रूप से मेहरगढ़ आपको कहाँ है? पाकिस्तान में। इंडियन एपिग्राफी, एपिग्राफी के लेखक कौन है? डीसी सरकार, अल्डेनबर्ग, एफ पार्जीटर या एच डी संकालिया, इनमें से कौन है? तब बताइएगा
कि इंडियन एपिग्राफी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लो, मैंने शायद नहीं बताया है। इंडियन एपिग्राफी अभिलेखों की लिखने की प्रथा, आपको जो है शिल्प पत्थरों पे जो लिखाई होती है उसे एपिग्राफी कहते हैं। इसके द्वारा कौन, तो डीसी सरकार के द्वारा इंडियन एपिग्राफी के लेखक डीसी सरकार को माना गया है, ये बात याद रखिए। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको प्राप्त होता है बागौर से, कुलडेहवा से, बिरभानपुर से, कालीबंगा से। तब आप बताइएगा कि ये बागौर से, ये बागौर कहां है, तो राजस्थान में है। राजस्थान के बागौर से आपको जो है प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक ना। ये आप याद रखिए, राजस्थान के बागौर से प्राचीनतम, भारत में प्राचीनतम आपको पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। वैसे मेहरगढ़ से भी प्राप्त होता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से भी आपको जो है कि पशुपालन के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये बातें भी पता होना चाहिए। प्राक ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो ये अहाड़ संस्कृति को ताम्रवती के नाम से, यही बता रहे थे आपको, ताम्रवती के नाम से इसे ही जानते हैं, ये बात आप याद रखिए। अहाड़ ये कहां है, तो ये आपको राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान में है अहाड़, अहाड़ संस्कृति, ये आप याद रखिए, ये ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको जो है भीमबेटका आपको इसके लिए प्रसिद्ध है। वैसे चित्रकला के लिए बाघ की गुफा भी, अजंता की गुफा भी और आपको अमरावती, ये सभी प्रसिद्ध हैं। लेकिन शब्द पूछा है प्राक ऐतिहासिक चित्रकारी के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। 1000 बार बोलते हो गया है, अब गलती करोगे तो समझ लो कि नरक में जाओगे, याद रखना, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, ये अपनी हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ये 999 रुपए में शानदार श्रृंखला आप सबके लिए, ठीक ना। हिंदी के बादशाह के साथ जुड़िए और हिंदी का भरपूर लाभ लीजिए, यही आप सबसे आशा उम्मीद करता हूं। हिंदी को जरूर से पढ़ें, हिंदी को समझें, जानें और हिंदी के प्रति अपनी आस्था को बरकरार रखें, चूंकि हिंदी बहुत जरूरी है। देखिए आइए, दक्षिण भारत का वृहद पाषाण समाधियां संबंधित, यानी ये समाधियां किस काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या लौह काल से, किससे संबंधित है, तब आप बताइएगा। दक्षिण भारत में बृहद आपको पाषाणिक समाधियां, ये बृहद पाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित है, बड़ा थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। चलिए, ये शायद मैं आप सबको नहीं पढ़ाया था, ठीक ना, याद रखिए, ये सब प्रश्न नोट कर लीजिएगा। इन बातों को मैं जब पढ़ा रहा था पूरा पाषाण काल, तो उसमें जिक्र नहीं किया हूं, ठीक ना। तो ये लौह काल से संबंधित है, किससे, लौह काल से आपको संबंधित है, ये बात आप याद रखते चलिए, देखते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, पूरा पाषाण काल मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि करना या मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना या शिकार करना। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य मुख्य रूप से शिकार करता था या आखेट कहीं कहीं मिलेगा, ठीक ना, आखेट करना उसका प्रमुख व्यवसाय माना जाता था, ये बात आप याद रखिए। पूरा पाषाण काल में व्यवसाय का लो या भरण पोषण के लिए, पेट पालने के लिए आपको जो है कि शिकार ही माध्यम था, दूसरा उसके पास कोई उपाय नहीं था, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखते चलना, देखते चलना, ठीक, कोई उपाय और दूसरा नहीं था। आखेट करना, मछली का आखेट करे चाहे जानवरों का आखेट करे। और आप सबको तो पता था कि पहले मनुष्य के द्वारा कच्चा उच्चा सब खा लिया जाता था। बाद में जब आग का आविष्कार किया, मध्य पूरा पाषाण काल में जब आग का आविष्कार किया, तो आग के आविष्कार के बाद इसने आपको जो है कि चीजें करना प्रारंभ किया। तो ये आप बातें याद रखो। निम्न में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहां हुआ, ये आमरी संस्कृति कच्छ के रण में आपको हुआ या अफगानिस्तान में हुआ या बलूचिस्तान में हुआ या सिंध प्रांत में हुआ,
तब बताइएगा आम्री संस्कृति, ये भी आपको किससे संबंधित है? तो आम्री संस्कृति भी आपको जो है कि ताम्र पाषाणिक युग से संबंधित है और इसका विस्तार सिंध प्रांत में आम्री संस्कृति का उद्भव सिंध प्रांत में हुआ, ये बात आप याद रखिए, ठीक ना। सिंध प्रांत में आम्री संस्कृति का उद्भव हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के स्थापना किसके काल में हुई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम आया 1904 में और ये आपको लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में हुआ। इसके प्रथम महानिदेशक, ठीक ना, प्रथम महानिदेशक के रूप में सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। ये बात भी सर जॉन मार्शल, ठीक ना, जॉन मार्शल ये आपको प्रथम महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। ये बात भी आप देखते चलना, याद करते चलना। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ये निएंडरथल के रूप में, मैग्नन के रूप में, ग्रीमांडन के रूप में या मैगडेलिनियन के रूप में, किस रूप में जाना जाता था? तो बताइएगा क्रोमैग्नन के रूप में प्रारंभिक मानव को आपको ठीक ना, क्रोमैग्नन के रूप में प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नन कहा जाता था। ये बात आप याद रखो। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये गुफा के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका से हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना। ऐसा इसलिए भी कि मानव के द्वारा किया गया पहला कार्य था, यानी पहले चित्रकारी उत्तरकारी के रूप में मानव के द्वारा किए गए कार्यों का पहला वर्णन आपको इसी जगह पे मिलता है। इसीलिए आपको भीमबेटका से हर बार हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो उनके द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं। शानदार तरीके से उन्होंने जो YouTube पे पढ़ाया है, उन्हें की एक श्रृंखला है, आप जबरदस्त तरीके से इन श्रृंखला के साथ जुड़ सकते हैं, इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से श्रृंखला के रूप में बने रहिएगा। ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक हिंदी, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, ये सभी उनके द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो एक बार जरूर से आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि क्लास के साथ बने रहिएगा और इसी तरह अपने दोस्त यारों को भी बता दीजिएगा, क्लास को जरूर से ले। शानदार तरीके से जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।